हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है और वायसराय कौन होता है। बेसिकली हम डिफरेंस देखेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है, ये पोस्ट एक ही है या अलग अलग है ना। ये हिस्ट्री में इस वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में इन सबको कवर कर पाना मुश्किल है ना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको इन सब के रिगार्डिंग, वो इस कंप्लीट वीडियो में खत्म हो जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 1757 की, 1756 टू 1757 की। ओके, ये है सिराज उद दौला, ये है सिराज उद दौला, है ना। और ये हैं ब्रिटिशर्स के जो हेड थे उस टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव। क्या होता है, सिराज उद दौला कौन थे? तो ये बंगाल के नवाब बने थे, बंगाल के नवाब बने थे। बड़े यंग एज में ही नवाब बन गए थे। इनको हेट थी बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स से, है ना। तो इन्होंने क्या करा, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी करी, ब्लैक होल ट्रेजेडी करी। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उसमें इन्होंने एक बंद काल कोठरी में ब्रिटिशर्स के 146 जो मेंबर्स थे उनको जिंदा जला दिया, है ना, जिंदा जला दिया। जिसमें से 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे, बाकी सब की डेथ हो गई। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स बहुत गुस्साए। किससे गुस्साए? रॉ से, सिराजुद्दौला से। और बदले में यहाँ पर एक बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। किस किस के बीच में होती है? तो ये ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। और किस किस के बीच में होती है? तो ये सिराजुद्दौला के बीच में होती है, मतलब पूरा बंगाल वाला एरिया सिराजुद्दौला। बदले में क्या होता है, ब्रिटिशर्स की जीत होती है। और इन ब्रिटिशर्स को लीड कौन करता है? तो यही जो रॉबर्ट क्लाइव है वो उनको लीड करते हैं। यहाँ पे सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है ना। ये जो बंगाल वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जिसमें ये बांग्लादेश भी इंक्लूड है, क्योंकि पार्टीशन से पहले सब इंडिया का पार्ट था। तो ये वाले एरिया में अब जो रॉबर्ट क्लाइव है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो बनता है फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना। और बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके 3 प्रिंसली स्टेट थे, है ना, उनकी 3 बड़ी बड़ी रियासत थी। कौन कौन सी? एक है महाराष्ट्र वाला रीजन, एक ये अपना चेन्नई जो मद्रास वाला रीजन है, और ये बंगाल वाला रीजन। लेकिन उन लोग बंगाल वाले रीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। क्यों? क्योंकि रफली रफली 40% जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी फैमिलीज थी, वो बंगाल में रहती थी। ओके, तो उन्होंने क्या करा कि 3 लोगों को गवर्नर बनाने, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ भी अगर बनता तो गवर्नर बनता, यहाँ पर भी गवर्नर बनता, यहाँ पर भी गवर्नर बनता। तो तीनों को एक पोस्ट देने से अच्छा उन्होंने क्या करा, ये जो बंगाल वाला रीजन है उसमें एक पोस्ट बना दी बड़ी, गवर्नर ऑफ बंगाल। जो नजर रखेगा किस किस पे? तो इस वाले पे, है ना, बॉम्बे वाले पे भी, और ये मद्रास वाले पे भी। और इन लोग अपनी अपनी जगह पर तो देख ही रहे हैं, है ना। तो ये था। आगे बढ़े। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है वो कौन बनता है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बनता है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि ये अपने टाइम पे, पहले तो इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं क्या था। तो ये था 1757 से 1760 तक था, है ना। और वापस से ये बनता है 1765 से 1767 तक। और ये क्या लाया था? तो इसने डायरकी लाई थी। कहाँ पे लाई थी? ओनली इन बंगाल। कभी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले डायरकी किसने लाई थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव होगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले डायरकी इंडिया में किसने लाई थी, तो आंसर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, क्योंकि वो 1990 पे जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस टाइम पे वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सिर्फ बंगाल वाले रीजन में डायरकी की बात होगी तो वो रॉबर्ट क्लाइव लाया था। ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। आगे बढ़े। तो ये हो गया रॉबर्ट क्लाइव के रिगार्डिंग। जो सेकंड बनते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, वो ये होते हैं हेनरी वन से स्टार्ट, है ना। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1760 से 1765 है। हमें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है। जिन जिन के बारे में पूछा जाता है उनके बारे में मेन फोकस करेंगे। ओके, फिर आते हैं वेल लॉस्ट करके। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1767 से 1769।
अब आप बोलेंगे इसके बाद ये 2 साल का गैप कहाँ चला गया, तो 2 साल के गैप में ये वापस से ये बने थे रॉबर्ट क्लाइव हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके, वेरलास के रिगार्डिंग हमें एक चीज बस जाननी है कि इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक वॉर हुई थी जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। किस किस के बीच में हुई थी ये, तो ये हुई थी ब्रिटिशर्स के बीच में वर्सेस जो हैदर अली थे। हैदर अली कौन थे, तो हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे जो कि मैसूर वाले एरिया पे राज कर रहे थे, तो उनके बीच में हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और ये एंड होती है, ये जो मैसूर वॉर है एंड होती है, एंड अप विथ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये चीज आपको याद रखनी है ना, क्योंकि पहली चीज अगर कोई भी वॉर होती है तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि वो वॉर का टाइम पीरियड क्या है, वो वॉर किस गवर्नर के टाइम पे, गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई, प्लस किस किस के बीच में हुई, और लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी ट्रीटी से वॉर एंड हुई है। ओके, इनके बाद जो गवर्नर आते हैं वो होते हैं कार्टियर। इनका टाइम पीरियड रहता है 1769 से 1772। ओके, इनके रिगार्डिंग में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तो इनके बाद जो गवर्नर आते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1772 से लेके 1785 के बीच में रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हमें जानना, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चंस लगातार एग्जाम से बनते हैं। ओके, तो इनने करा क्या क्या था, इनके टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चीजें ऐसी हुई थी जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इनके टाइम पीरियड में 1773 में, ये 1773 में क्या आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके हिसाब से है ना 1773 में ही जो पोस्ट रहती है गवर्नर जनरल की, जो पोस्ट रहती है गवर्नर ऑफ बंगाल वाली, वो चेंज हो जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, है ना। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, अब वो चेंज हो गई है पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। किस एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। 1774 में 1774 में इन्हीं के टाइम पीरियड पर एक सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, है ना। और इनके अगर कभी पूछ ले कि सीजेआई कौन थे, तो उनका नाम था एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ओके, इन्हीं के टाइम पे और क्या क्या चीज हुई, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि डायरकी को कौन लाया था बंगाल में, तो रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। और खत्म किसने करा था डायरकी को बंगाल में, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। डायरकी को बंगाल में खत्म कर दिया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये चीज 1781 में 1781 में इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट मदरसा एस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, 1784 में एक सोसाइटी बनती है जिसका नाम है एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी। कहाँ बनती है, इन बंगाल, ये ऑफ बंगाल, इसको ऑफ कर लीजिएगा। कौन बनाता है, तो ये बनाते सर विलियम जोन्स। ताकि ये चीज याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल जिसके टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी बनी थी। इन्होंने जो मुगल्स को जो पेंशन मिलती थी मुगल्स को, उसको क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। और वो कितनी मिलती थी, तो वो रफली 26 लाख मिलती थी। ओके, आगे बढ़े तो इन्होंने जो इनकी टाइम पे स्टेट की जो पॉलिटिकल जो ट्रेजरी थी, है ना, उसकी जगह को चेंज कर दिया था, गया था इन्हीं के टाइम पे। कहाँ से कहाँ, मुर्शिदाबाद से कर दिया था चेंज कलकत्ता में। और दोनों हमारे कहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, एरिया में। ठीक है, आगे बढ़े। इनके ही टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जैसे कि बंगाल गजेट, जो कि क्या है, एक न्यूज़पेपर है। वो इंट्रोड्यूस करा गया था इन द ईयर ऑफ 1780। इन्हीं के टाइम पे ही दो रियासत जिसका नाम है फौजदारी एंड दीवानी इंट्रोड्यूस करा गया था। फौजदारी के रिगार्डिंग हमें एक चीज पढ़नी है कि इसमें जो मुस्लिम थे उनके रिगार्डिंग लॉ था,
और दीवानी में मुस्लिम प्लस हिंदू दोनों के लॉस थे। ठीक है, इनके टाइम पे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, है ना। इनके ही टाइम पे क्या हुआ था, 2 वॉर हुई थी इंपॉर्टेंट, वो 2 वॉर को जान लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुई थी, अभी हमने पढ़ा था, तो वेरलस्ट के टाइम पे हुई थी। ओके, टाइम पीरियड अगर हम जाने तो 1775 से 1782 के बीच में हुई थी, है ना। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड 1780 से रफली उनकी 4 साल तक 1784 तक। ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो कौन सी ट्रीटी से खत्म होती है, तो एंड अप विथ द ट्रीटी ऑफ सालबाई, इससे खत्म होती है। और जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो कौन सी ट्रीटी से खत्म होती है, तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इससे खत्म होती है। इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो हैदर अली रहते हैं टीपू सुल्तान के फादर, उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब अब जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगी वो कौन लड़ेगा, तो वो लड़ेगा टीपू सुल्तान। ये चीज क्लियर हो गई, है ना। आगे बढ़े तो इनके बाद अब आते हैं सर जॉन मैकफर्सन। इनका जो टाइम पीरियड है सबसे पहले 1785 से 1786, 21 साल का रफली। इनके बारे में हमें ज़्यादा जानना नहीं है ना, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानना नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बताया इतने सारे गवर्नर जनरल है, हमें सबके बारे में नहीं जानना। जिसके बारे में एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमें सिर्फ उनके बारे में ही पढ़ना है, मैं उन्हीं के बारे में ही पढ़ाऊंगा। ओके, अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन पुलिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ओके, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, तो इनका टाइम पीरियड रहता है 1786 से 1793 के बीच में। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लाया था, तो ये परमानेंट सेटलमेंट लाया था, परमानेंट सेटलमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, तो जो जमींदार थे वो किसानों से क्या बोलते थे, किसानों से वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, है ना। क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स रेवेन्यू। और वो टैक्स रेवेन्यू किसको दे देते थे आगे जाके, ब्रिटिशर्स को। तो होता क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट में जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे कि जमींदार से, तुम किसानों से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करो और जितना भी टैक्स रेवेन्यू होता है कलेक्ट, टोटल का जो 10/11 पार्ट है या 90% है वो हमको दे दो। वो कौन रखेगा, वो ब्रिटिशर्स रखेंगे। बाकी का बचा हुआ 1/11 पार्ट या 10% उसको कौन रखेगा, तो उसको जमींदार रखेगा वहां का। तो ये होता था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते थे। और ये कौन से वाले रीजन पे आया, तो ये बंगाल और बिहार वाले रीजन में आया। ठीक है, इनके ही टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट बैटल होती है और उस बैटल का नाम रहता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। हमें हमें याद है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की क्या हो गई थी, हैदर अली की डेथ हो गई थी। किसमें, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। जो थर्ड है वो किस किस के बीच में होगी, तो वो होगी ब्रिटिशर्स के बीच में वर्सेस जो हैदर अली का बेटा रहता है टीपू सुल्तान, उनके बीच में होती है। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1790 से 1792 के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है, ये चीज याद रखिएगा। ये कौन सी ट्रीटी से खत्म होती है, तो ये खत्म होती है एंड अप विथ द ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम। ओके, तो ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। आगे बढ़े तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे बनारस में 2 कॉलेज बनते हैं इन द ईयर 1791। 2 कॉलेज के नाम कौन कौन से रहते हैं, एक बनारस कॉलेज में बनारस में बनता है संस्कृत कॉलेज,
और एक हिंदू कॉलेज। इसको BHU से, ये जो बनारस में बनता है हिंदू कॉलेज, इसको BHU कॉलेज से कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों अलग अलग है ना। संस्कृत कॉलेज को कौन बनाता है, तो ये बनाते हैं जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। जो हिंदू कॉलेज बनता है इसको कौन बनाता है, तो इसको एनी बेसेंट बनाती है, एनी बेसेंट। किसके साथ मिलकर, तो राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर। ये चीज क्लियर हो गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए, है ना। आगे बढ़े। तो अब जो आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो होते हैं सर जॉन शोर। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1793 से 1798। कुछ खास हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है ना, आप लोग को याद रखना है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो ये रहता है 1798 से 1805 के बीच में। ओके, ये है वेलेस्ली। ये क्या लाते हैं, तो ये सब्सिडियरी अलायंस लाते हैं, है ना, सब्सिडियरी अलायंस। क्या होती है सब्सिडियरी अलायंस, हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक संधि। इसी को हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। तो ब्रिटिशर्स को हमेशा से लगता था कि कहीं जो प्रिंसली स्टेट है, उनके जो राजा है, वो हम पे हमला न कर दे, अटैक न कर दे। तो इसलिए ये सब्सिडियरी अलायंस लाई थी। कौन लाता है, वेलेस्ली लाता है। इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके बीच में एक डील होती है। क्या डील होती है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं प्रिंसली स्टेट से कि आप हमको वो जमीन दीजिए जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम अपनी फैक्ट्री डालेंगे, है ना, और बदले में हम आपको क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये होती बेसिकली सब्सिडियरी अलायंस। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सा वो जगह थी, है ना, कौन सी जगह थी जिसने सब्सिडियरी अलायंस को माना था। तो वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले किसने माना था, तो वो हैदराबाद था। फिर किसने माना था, तो वो मैसूर था। देन तंजौर, देन अवध, पेशावर, बरार या भोसले, ये दोनों, लास्ट में सिंधिया, इन लोगों ने, है ना। हैदराबाद ने कब सब्सिडियरी अलायंस पे साइन करी थी, तो ये था 1798। इन्होंने 1799, अगेन तंजौर ने 1799। अवध ने कब करे थे, 1801 में, है ना। पेशावर ने 1802 में, बरार या भोसले ने 1803 में, एंड सिंधिया ने 1804 में। ये क्वेश्चन बनता है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कौन, किस स्टेट ने कब सब्सिडियरी अलायंस को माना था या उस पर साइन करे थे। ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो लॉर्ड वेलेस्ली था, अब अपने आप को लायन कहता था, लायन ऑफ बंगाल, है ना। ये चीज हमें क्लियर रहनी चाहिए। इसी के टाइम पे और एक चीज और, जो ये सब्सिडियरी अलायंस थी, वेलेस्ली से पहले कौन लाया था, तो एक फ्रेंच गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, वो लाया था अपने रीजन पे, है ना। लेकिन अप्लाई किसने करा था, तो वेलेस्ली ने करा था। ओके, आगे बढ़े। तो वेलेस्ली के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट बैटल होती हैं या वॉर होती हैं, किस किस के बीच में होती है और कौन सी वो बैटल रहती हैं, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, एंड देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। टाइम पीरियड देख लेते हैं इनका। सबसे पहले तो ये होती है 1803 से 1805 के बीच में, और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है वो होती है 1798 से 1799 के बीच में, और ये स्टॉप हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो टीपू सुल्तान रहता है उसकी क्या हो जाती है, तो उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कोई ट्रीटी नहीं होती है। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है उसमें वो जो स्टॉप होती है वो कौन सी ट्रीटी से स्टॉप होती है, तो ट्रीटी ऑफ देवगांव। क्लियर है। इन्हीं के टाइम पे ही 1800 में एक कॉलेज बनता है कलकत्ता में, उसको बोलते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे बनता है, कलकत्ता में। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और होती है कि ये लॉर्ड वेलेस्ली प्रेस पर क्या लगा देते हैं, तो ये बैन लगा देते हैं। ओके,
और यहाँ पे ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था उसका जो मेन मोटो था वो ये था कि 1854 तक जो भी इंडियंस है वो अपनी ओन लैंग्वेज में स्टडी कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े। तो सर जॉर्ज बार्लो, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा सबसे पहले हम डिस्कस करें तो 1805 से 1807। कुछ खास पढ़ना है इनके बारे में? कुछ खास नहीं पढ़ना है। आते हैं अगले जो लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट थे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो इनका टाइम पीरियड रहता है वो 1807 से 1813 के बीच में रहता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे ही एक चार्टर एक्ट आया था, ये हमें याद रखना है, 1813 वाला, है ना। वैसे तो चार्टर एक्ट 4 है, लेकिन आपको जो 1813 वाला है वो याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पे आया था। ओके, इनके टाइम पे एक ट्रीटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर? तो जो सतलुज रिवर थी, जो सतलुज रिवर थी उसके रिगार्डिंग ये ट्रीटी होती है, ब्रिटिशर्स के बीच में होती है और जो उस समय के राजा थे, राजा रंजीत सिंह, कहाँ के थे? रंजीत सिंह, है ना, पंजाब के, उनके बीच में होती है। तो ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि ये जो सतलुज रिवर है, हम इसके इस तरफ नहीं आएंगे और आप लोग इस रिवर को इस साइड क्रॉस मत करिएगा, आप अपना एरिया देखिएगा, हम अपना एरिया देखेंगे। तो ये ट्रीटी होती है बेसिकली, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट के टाइम पे होती है। आगे बढ़े, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1813 से 1823 रहता है, 10 साल का टेन्योर रहता है, बहुत ही बड़ा टेन्योर है। लॉर्ड हेस्टिंग के रिगार्डिंग हमें क्या क्या जानना है? तो इनके टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, है ना, जो एंड होती है ट्रीटी ऑफ संगोली से। ठीक है, इन्होंने भी प्रेस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, प्रेस पर लगे बैन को हटाया था, सॉरी, इन्होंने जो बैन लगा था, जो किसने लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, उसको हटाया था, बैन लगाया नहीं था, बैन को हटा दिया था। ठीक है, इनके ही टाइम पे जो मराठा थे, है ना, इनके ही टाइम पे जो मराठा था, जो मराठा एम्पायर था, और मराठा में भी कौन? जो मराठा में पेशवा थे, है ना, उनका जो पूरा एम्पायर है वो डिमोलिश होने लगा था इनके ही टाइम पे। ओके, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई किसके रिगार्डिंग? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। आगे बढ़े तो यहाँ आते हैं अगले लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका जो टाइम पीरियड रहता है 1823 से 1828 के बीच में रहता है, जानने की जरूरत हमें ज़्यादा नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड क्या है इनका? 1828 से लेके 1835 के बीच में है। ओके, इनके टाइम पे एक चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, जिसमें जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाली, उसका जो नाम था वो चेंज हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ओके, सो यहाँ से फिर से कंक्लूजन निकलता है कि जो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। इनके रिगार्डिंग अगर हम कुछ और चीजें देखें तो 1803 में, ये कहा, मैं इस टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले 1803 में ये गवर्नर ऑफ मद्रास थे, है ना। और 1806 में इन्होंने जो भी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ एक चीज निकाली थी कि आप कास्ट के नाम पर कोई ऐसी चीज शो नहीं करेंगे पब्लिक में जिससे कि जातिवाद हो, है ना। जैसे कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं और उस कास्ट में आपको ये है, या कोई भी रिलीजन में कि आपको टीका लगाना है, तो आप टीका नहीं लगाएंगे, कड़ा पहनना है कड़ा नहीं पहनेंगे, है ना, बाली लगानी है बाली पहननी, बाली नहीं पहनेंगे, कोई टैटू कराना है कोई टैटू नहीं कराएंगे, कोई भी साइन लगाना है शरीर पे वो साइन, मतलब कुछ भी इस तरीके से जैसे जातिवाद हो, तो उस पर रोक लगाई थी इनने। ये तब की टाइम है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, आगे बढ़े तो 1829 में, इन द ईयर 1829 सती प्रथा पर रोक लगी थी, और इनका जो साथ दिया था मेनली राजा राम मोहन रॉय ने, उन्हीं ने ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इनके टाइम पे ही जो ठग सिस्टम था या ठगी प्रथा, उस पर भी रोक लगाई थी, है ना। जो शिशु हत्या थी, जब बच्चों को मार दिया जाता था, उस पर भी रोक लगाई इन्होंने। ओके,
और क्या क्या हुआ इनके टाइम पे? तो इन्हीं के टाइम पर 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज बनता है। उतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी IMP है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिगार्डिंग। इन्हीं के टाइम पे ही मैकुलेज मिनट आया था। क्या होता है ये मैकुलेज मिनट? तो एक सर थे मैकुले, है ना, उन्होंने ये बोला था कि बेसिकली मैकुले मिनट का जो मेन मोटो था, वो क्या मोटो था उसका? प्रमोट करना, टू प्रमोट इंग्लिश। उन्होंने ये बोला था कि हमें इंग्लिश को प्रमोट करना है, तो जो हायर क्लास के लोग होते हैं आप उनको इंग्लिश सिखा दीजिए, और उनसे जो नीचे वाली क्लास के लोग रहेंगे वो उनसे जब बात करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली इंग्लिश याद हो जाएगी और वो इंग्लिश समझने लगेंगी, है ना। तो ये थे, इसी को बोलते हैं हम एजुकेशन एक्ट, जो कि इंग्लिश के रिगार्डिंग था, इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग था, और इसका मेन मोटो क्या था? इंग्लिश को प्रमोट करना है ना। और जो मैंने बताया कि सबसे पहले हायर क्लास के लोगों को सिखा दी जाए, फिर वो नीचे अपने लोअर क्लास वाले लोगों से बात करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली इंग्लिश समझ में आएगी, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके। मैकुलेस मिनट किसके टाइम पे आई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैकुलेस मिनट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। और मैकुले को ही क्या बोला जाता है? फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन था ये, फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन था। लेकिन कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था? आफ्टर इंडिपेंडेंस ये थे आपके MC सेतलवाद, MC सेतलवाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन। ओके। तो ये चीज हमें याद हो गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अगले। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1835 से लेके 36। इनके रिगार्डिंग बस एक ही चीज हमें याद करनी है कि इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। जो भारतीय प्रेस है का मुक्तिदाता। ओके। किसको? चार्ल्स मैटकॉफ को। बस इनके रिगार्डिंग एक चीज याद करनी है। आगे चलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, टाइम पीरियड 1836 से 1842। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी, है ना। और इनके ही टाइम पे जो राजा या जो किंग रंजीत सिंह थे, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर करी थी, इनकी क्या हो जाती है? तो वो यहाँ पे डेथ हो जाती है ना, डाइड, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। आगे चलते हैं। लॉर्ड एलनबरो, इनके बारे में ये जानते हैं हम। जो दास प्रथा थी, जो दास प्रथा थी या स्लेवरी कहते हैं जिसको, उसका एंड हुआ था। तो एंड ऑफ स्लेवरी। और इनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? तो 1842 से रफली 2 साल ले लें, 1844 के बीच में। एंड ऑफ स्लेवरी जिसको हिंदी में कहते हैं दास प्रथा का अंत। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि फर्स्ट अफगान वॉर स्टार्ट हुई थी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, और वो खत्म होगी किसके टाइम पे? तो लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे। जो फर्स्ट अफगान वॉर है वो एंड होगी किसके टाइम पे? तो लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे। बस हमें इनके रिगार्डिंग ये चीज पढ़नी। लॉर्ड हार्डिंग, जिनका जो टाइम पीरियड रहता है 1844 से लेके 1848 के बीच में। क्या पढ़ना है इनके रिगार्डिंग? तो जो बलि दी जाती थी इंसानों की, है ना, जिसको हम कहते हैं नर बलि प्रथा, जो होती थी ऑफरिंग जो हम देते थे भगवानों को इंसानों की, उसको खत्म कर दिया गया यहाँ पे। इन्हीं के टाइम पे जो फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1845 में हुई थी, है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रंजीत सिंह की यहाँ पे डेथ हो जाती है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी,
क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये कह रही थी कि सतलुज रिवर की इस साइड नहीं आना है किसको, पंजाब वाले जो रीजन है उनके लोगों को, और यहाँ से ब्रिटिशर्स इस साइड नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन रंजीत सिंह की डेथ के बाद होता क्या है, ये सतलुज रिवर है ना, यहाँ पे ब्रिटिशर्स एक चाल करते हैं, ब्रिटिशर्स के लोगों को, ब्रिटिशर्स की आर्मी को यहाँ पे तैनात कर देते हैं, जिससे कि जो पंजाब वाले रीजन के जो लोग होते हैं वो थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि किसी भी टाइम हमारे जो ये वाला रीजन है उस पर अटैक हो सकता है, तो पंजाब वाले लोग इस साइड क्रॉस कर देते हैं इस रिवर को, और ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल जाता है कि आपने टीटी को ब्रेक करा है, और यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है रंजीत सिंह की डेथ के बाद, ठीक है, और जो कि एंड होती है, एंड अप विथ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, है ना। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हमें ये चीज़ बस जाननी थी। लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी आईएमपी रख लीजिए, इसके रिगार्डिंग हमें जितनी भी चीज़ बताऊंगा उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट इनके जस्ट पहले हुई थी, है ना, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, और सेकंड होती है इनके टाइम पे। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1848 से 1856 के बीच। ओके, सिख वॉर एंड होती है, ब्रिटिशर्स जीतते हैं, है ना। तो जो डलहौजी रहता है वो इंडिया का जो मोस्ट फेमस कोहिनूर है जो, वो दे देता है, वो किसको देता है, तो क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट करता है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। इसी के टाइम पे ही इनाम कमीशन आया था। कब आया था, 1852 में, जिसमें ये कहा गया था कि जहां जहां जमीन खाली है या नहीं है, या उसका कोई ओनर नहीं है, उसको ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले लेते थे। और इसी इनाम कमीशन के थ्रू एक एक्ट आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिगत नीति या इसी को हम हड़प नीति कहते हैं। ओके, जिसका भी मतलब जमीन का कोई भी मालिक नहीं होगा तो वो किसके अंडर में चली जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में चली जाएगी, ये कहना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। सबसे पहले कौन सी जगह गई, तो सतारा गई, देन जैतपुर, देन संबलपुर। अच्छा, संबलपुर थी कहाँ की, तो ये उड़ीसा की थी, और ये जैतपुर कहाँ की थी, तो ये यूपी वाला सतारा भी, है ना। देन उदयपुर कहाँ पे, एमपी और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, मध्य प्रदेश वाला। झांसी, नागपुर, एंड देन लास्ट में अवध। कब कब गए, किस किस ईयर में गए हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो सतारा है 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, कात 1850 में, जो कि हिमाचल प्रदेश में था। उदयपुर एमपी का कब किया है, तो 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, एंड देन लास्ट अवध 1856 में। और अवध के रिगार्डिंग एक चीज़ याद रखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने कहा था अवध वो चेरी है जो कि एक ना एक दिन ब्रिटिशर्स के मुंह में जरूर गिरेगी। किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये लॉर्ड डलहौजी का था। आगे बढ़े, लॉर्ड डलहौजी ही वो था जिसने टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत हुई थी वो डलहौजी के टाइम पे ही हुई थी। जो ट्रेन सर्विस है वो किसके टाइम पे शुरू हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरू हुई थी, इन द ईयर 1853, बॉम्बे टू थाने, और ये आपकी एक पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ओके, पीडब्ल्यूडी की स्टैब्लिशमेंट किसके टाइम पे होती है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही होती है। जो पोस्टल रिफॉर्म्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पोस्टल रिफॉर्म आते हैं, जो पोस्टल रिफॉर्म का जो एक्ट होता है वो आता है डलहौजी के टाइम पे, इन द ईयर 1854। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ पोस्टल सर्विस किसको बोलते हैं, तो वो डलहौजी नहीं होगा, वो कौन होगा, वो होगा रॉबर्ट क्लाइव। ओके, पोस्टल रिफॉर्म एक्ट आया था डलहौजी के टाइम पे सिर्फ, ये याद रखिएगा। और क्या, जो विडो का जो रीमैरिज रीमैरिज एक्ट है
वो भी डलहौजी के टाइम पे आया था इन द ईयर 1856, है ना। सिर्फ एक्ट आया था, स्टार्ट नहीं हुआ था। स्टार्ट कैनिंग के टाइम पे हुआ था, सिर्फ ये मान लीजिए अपन ड्राफ्ट के रूप में आया था, स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके, इसी ने अपनी जो सेकंड कैपिटल है कलकत्ता तो फर्स्ट थी, है ना। शिमला को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था एज अ समर कैपिटल के रूप में। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके टाइम पे जो लोक सेवा विभाग है, सिविल सर्विसेज वाला विभाग कह रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट, ओके, वो स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1854, ओके। और इसी के टाइम पे जो लोक सेवा, जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एज थी, वो 18 से कर दी गई थी 23। और यही जो लोक सेवा विभाग है 1863 में सबसे पहले इंडिया के सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्रैक किया था, ठीक है, सिविल सर्विसेज को। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो 1857 का इंडिपेंडेंस वॉर था, 1857 की जो क्रांति थी, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1856 से 1862 के बीच में, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसलिए यहाँ पे एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और जो पोस्ट रहती है, कौन सी पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली, उसको यहाँ हटा देते हैं या चेंज कर देते हैं वायसरॉय से, है ना। अब पूरे इंडिया में जो रूल करेगा वो कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कंप्लीटली डिमोलिश हो जाती है, ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। इनके ही टाइम पे अभी हमने पढ़ा, जो यहाँ पे विडो रिमैरिज एक्ट होता है, वो उसका ड्राफ्ट आता है, सिर्फ एक्ट आता है। स्टार्ट किसके टाइम पे होता है, तो वो कैनिंग के टाइम पे होता है। तो विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज, जो सबसे पहली विडो होती हैं जिनका रिमैरिज होता है, वो होता है 1856 में, है ना। अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चीज अपन को क्लियर रहनी चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और क्या हुआ था इनके टाइम पे, तो इनके टाइम पे 1861 में हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आपका कलकत्ता में हुआ था, इंपॉर्टेंट। 1866 में एक हाई कोर्ट बनता है, कहाँ पे, आगरा में भी, जो कि चेंज हो जाता है 1875 में। कहाँ पे वो शिफ्ट हो जाता है, आगरा से वो शिफ्ट हो जाता है आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज, ओके। आगे बढ़े तो इनके रिगार्डिंग हमें कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है जो कि पूछी जाती हैं। एक विल को लेके एक्ट आया था, है ना, पैतृक संपत्ति का एक, क्या बोलता है ये पैतृक संपत्ति का या एक्ट या विल वाला एक्ट, कोई भी इंसान है अगर उसने दूसरी कास्ट में, दूसरे रिलीजन में शादी कर ली, तो जो भी उसको विल मिलने वाली थी उसकी जनरेशन से, है ना, उसके फादर से, मदर से, ग्रैंडफादर से, जितनी भी उसको विल मिलने वाली थी, उसको छीना नहीं जाएगा, वो विल उसके लिए ही है और उसी को मिलेगी। ये विल एक्ट का एक एक्ट आया था, ओके। जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी, उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1860, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो डलहौजी के टाइम पे, जो डलहौजी के टाइम पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, वो कैनिंग के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, तो कैनिंग के टाइम पे क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था। ये चीज़ हमें पता रहना चाहिए। तो ये पूरा इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, ओके। पार्ट सेकेंड में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो को, ओके। थैंक यू।